जी, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो होगी मेरी आपको? यस सर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन है सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस है कि जो दो आपके एटम हैं जो इनके दरमियान में बाइंडिंग फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसकी बेस पे इसकी डिफरेंट कैटेगरीज की हैं। Crystalline solid can be classified into different categories depending upon the type of constituent particles and the nature of the attractive forces operating between them. Various category कौन सी है? Atomic solid है, molecular solid, ionic solid, covalent solid और metallic solid। हमने बात की है कि type of constituent particle और nature of attractive forces है। फर्स्ट अब हम लेते हैं आपका जो एटॉमिक सॉलिड जो है। इन दी सॉलिड द कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर एटम्स। हमने कहा क्या कहा कि टाइप ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल और नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस है। तो ये जो आपके है ना ये वाले जो है ना ये कंस्टिट्यूट ऑफ पार्टिकल्स पे आएंगे कि कौन से पार्टिकल उसके अंदर हैं। कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स इसमें आपके एटम्स आ जाएंगे। These closely packed atoms are held up by London dispersion forces. लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एटॉमिक सॉलिड के अंदर हैं। सम एग्जांपल आर क्रिस्टल ऑफ नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस के एटम जो हैं वो बॉन्ड तो नहीं बनाते लेकिन डिस्पर्शन है। अब वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। अब ये देख लें, ये यहाँ पे आपका दिया गया कि ये जो आपका न्यूक्लियस है ना तो वो थोड़ा सा डिस्पर्स सा हो जाता है, पिच सा जाता है। तो उसमें एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आपके आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जो है ना थोड़ी सी बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं। क्लियर हो गया? सच सॉलिड आर वेरी सॉफ्ट, पोजेस वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इनके दरमियान बॉन्डिंग तो है ही नहीं, एक्चुअल बॉन्डिंग है नहीं, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं है, ठीक हो गया। तो ये पुअर हो गया। Molecular solid, in these solid the constituent particle which pack up together are molecule of the substance. These molecule may be non-polar जहाँ पे आपका dipole moment zero हो, such as this, ठीक है, CO2, I2, CCl4, or they may be polar जहाँ पे आपका जो है ना वो ये वाले हो के कुछ ना कुछ आपकी जो है ना वो उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो, ठीक हो गया। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें अब जो आपकी फोर्सेस की बेस पे थोड़ी सी इनके टाइप आगे जो है ना वो तीन दी हुई हैं, नॉन पोलर है, पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं। Depending upon the nature of the molecule, they are further divided into three types: non-polar molecular solid, polar and hydrogen bonded molecular solid। क्योंकि हमने यहाँ पे इनकी बात किया कि नॉन पोलर हो सकते हैं या पोलर हो सकते हैं आपके। तो नॉन पोलर दे possess the particle either atoms like those of noble gases or non-polar molecule like dry ice, solid carbon dioxide, H2Cl2I2। The attractive force between them is weak van der Waal force or dispersion force। क्लियर हो गया? इनके दरमियान बहुत वीक फोर्सेस हैं, लाइक van der Waal और या dispersion force। Due to this weak force they have no melting and boiling point। जहाँ पे याद रखें कि फोर्सेस आपकी दो हैं, एक बॉन्ड वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। वीक के अंदर आपकी हाइड्रोजन है, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस हैं, ये आ जाती हैं। और स्ट्रॉन्ग के अंदर आयनिक, कोवेलेंट, दूसरा मेटालिक बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक हो गया। तो जिनके दरमियान आपके वीक फोर्सेस है ना उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है या बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। दे आर सॉफ्ट इन नेचर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड है? दे आर जनरली गैसेस आर लिक्विड इन नेचर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि इनके दरमियान जो है फोर्सेस ही नहीं है। जब फोर्सेस नहीं है तो इनकी डेंसिटी जो है वो ना होने के बराबर है, तो ये गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। Polar molecular solid, these are those solid in which constituent particle are polar molecule like HCl, SO2. The force which held them together is dipole force of attraction। अब ये देखें ना, ये है आपकी dipole force of attraction।
कि Cl है, ये H है, तो इसमें आपका क्या होगा कि एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गया, तो इस पर डाइपोल आ गया। अब इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उसके ऊपर भी डाइपोल होंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव वाली साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह ये एक जो है ना वो लेयर बना लेंगे और इनके दरमियान थोड़ी सी फोर्सेज आपकी आ जाएंगी। तो अब HCl है ना, इनमें फोर्सेज आ गई, तो ये सॉलिड लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है। द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्पर्शन फोर्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर हो गया कि ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्गर है। क्लियर हो गया। These solid are soft, non-conductor electricity and exist in gases are liquid form at room temperature and pressure. Their melting and boiling point is higher than non-polar, क्योंकि वहां पे तो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं ना कर रही, बट नॉट सो मच। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनके अंदर तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां भी होती है जहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है लाइक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन जो है वो किसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा और वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ फिर वो बॉन्ड बनाएगा। तो इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड in these type of solid, the constituent particle are bonded with the hydrogen bond. For example, H2O, NH3, HF. So they possess the strong hydrogen bond as intermolecular force. Due to this, they have a high melting and boiling point, which are higher than the other two type of molecular solid. They exist as volatile liquid or soft solid at room temperature and pressure. Characteristic molecular solid के अगर हम देखें, they are generally soft. क्लियर हो गया। देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो टू मॉडरेटली हाई, क्योंकि फोर्स आपकी बढ़ रही है ना नॉन पोलर से। अब अगर आप मॉलिक्यूलर पोलर की तरफ जाएं तो थोड़ी सी फोर्स बढ़ेगी। अब पोलर से आप आगे हाइड्रोजन बॉन्डेड की तरफ आए तो उसकी फोर्स बढ़ गई। तो क्या हुआ कि ये इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो टू मॉडरेटली हाई होते, थोड़े से ज्यादा उससे ज्यादा हो गया। The melting point of solid with non-polar molecular are relatively low, whereas solid with polar molecular have moderately high melting point. They are generally bad conductor of heat and electricity, क्योंकि इनके अंदर full of electron नहीं है। They have generally low density. ये solid होते तो इनके अंदर density, ये gases हैं, ये liquid हैं। Clear? आयनिक सॉलिड, अब आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो बॉन्ड है आपका वो आयनिक होगा। ठीक है। इन आयनिक सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज। अंडरस्टूड है कि आयनिक बॉन्ड है तो उनके अंदर चार्जेस जो है वो अपोजिट होंगे। These ions are held together with strong electrostatic force of attraction. Each ion is surrounded by a definite number of ions of opposite charge. ये हमने कल भी बात की थी, जैसे सोडियम के सराउंडिंग में 6 आपके क्लोराइड है, क्लोराइड के सराउंडिंग में 6 आपके वो सोडियम है। The number of the ion that surround a particle ions of opposite charge is called coordination number of the ion. ठीक हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा कि जितने उसके सराउंडिंग के अंदर अपोजिट चार्ज के आयंस आएंगे उसको सराउंड करेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिर क्या हो गया 6। हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इज 6 at the same time. Each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion. Therefore, the coordination of number chloride is also 6. However, in calcium fluoride crystal, each calcium ion is surrounded by 8 fluoride. कि कैल्शियम के बाहर 8 फ्लोराइड होंगे, जबकि ईच फ्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 4, क्योंकि चार्ज यहाँ पे इसका जो है ना वो -1 है, इसका +2 है, तो कैल्शियम 4 आ जाएंगे, फ्लोराइड 8 आ जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गई। Thus, in calcium fluoride crystal, coordination number of calcium and fluoride ions are 8 and 4. ठीक है, क्योंकि कैल्शियम के बाहर 8 फ्लोराइड है और फ्लोराइड के बाहर जो आपके 4 कैल्शियम हैं। The interparticle forces in ionic solid are ionic bond operating between the ions of opposite charge. Some example of ionic solid are sodium chloride है, cesium chloride, zinc sulfate या कैल्शियम क्लोराइड फ्लोराइड। क्लियर हो गया। अब करेक्टरिस्टिक आप जरा इसकी कंसीडर करते हैं तो हम इसको ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड को। हम सोडियम क्लोराइड को सामने लेके इसकी करेक्टरिस्टिक बताते हैं। अच्छा जी, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। सोडियम क्लोराइड अगर आप बल्क में देखें ना, बड़ा वाला पीस है तो वो हार्ड है और उसको थोड़ा सा कट करेंगे तो वो शाइनिंग देगा। देयर स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर ज्योमेट्रिक पैटर्न।
ठीक हो गया कि अगर इसमें मॉइस्चर वगैरह आएगी तो ज़ाहिर है उसके ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है ना वो डिस्टर्ब होगा। दे हैव लो वोलेटिलिटी, ये वो एवेपोरेट नहीं हो सकते। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, however they become good conductor of electricity in molten state or in the dissolved state। solution में या molten state के अंदर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। they are generally soluble in polar solvent like water, क्योंकि वाटर भी जो आपका पोलर है ये भी इसके अंदर, इसके ऊपर भी चार्जेस हैं। a covalent or network solid, जहां पे आपका covalent bond होगा। clear? In this type of solid, the constituent particle or atom of the same or different element connected to each other by covalent bond network. For example, in diamond, only carbon atom constitutes the covalent network, while carborundum covalent bond network is constituted by silicon and carbon atom। ठीक हो गया? कार्बोरेंडम जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। Obviously, the interparticle forces operating in this solid are covalent bond। वहां पे आपका आयनिक था, यहाँ पे covalent है। These solid are also called network solid because the covalent bond extend in 3 dimension, forming again interlocking structure like आपका diamond है। क्लियर हो गया? बड़ा मॉलिक्यूल है। Some example of covalent bond solid are diamond, silicon carbide है, aluminium nitride है। Characteristic अब आप देख लेते हैं, डायमंड को देख लें। They are very hard and brittle due to strong covalent bond. Diamond is the hardest substance. They have high melting and boiling point. They are poor conductor of heat and electricity। इनके अंदर flow of electron ही नहीं है, क्योंकि covalent bond आपका mutual sharing से बनता है। They are insulator, but graphite is exception in this case because of the free fourth electron of each carbon atom, where each carbon atom is linked to 3 नेबरिंग कार्बन एटम। ये आपको पता ही है कि कार्बन के अंदर जो लेयर्स होती हैं उनमें आपका वो ग्रेफिन के अंदर जो लेयर्स होती हैं उनमें आपका जो कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन वो फ्री है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये ग्रेफिन जो है वो ग्रेफाइट जो है ये एक्सेप्शन है। So graphite is good conductor of electricity. The distance between the adjacent layer is greater than carbon-carbon bond length. These layers are not bonded to each other and can easily slip over each other. This is the reason for the softness and good solid lubricant behavior of the graphite. They have high heat of fusion. High heat of fusion क्या है? The energy required to change a gram of a substance from the solid to the liquid state is commonly known as heat of fusion। तो इनकी heat of fusion बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया जी? अब मेटालिक सॉलिड की हम बात करते हैं। तो मेटालिक सॉलिड आपने मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। ठीक है, मेरे ख्याल सारी क्लासेस को मैंने पढ़ाया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो वहां पे भी हमने ये मेटालिक बॉन्ड डिटेल के साथ पढ़ा है कि इन दिस सॉलिड टाइप ऑफ सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल एटम, मेटल एटम्स मेटल के हैं, जैसे लिथियम की हमने एग्जांपल दी थी। ठीक हो गया? द इंटरपार्टिकल फोर्सेस इन दिस सॉलिड आर मेटालिक बॉन्ड। ठीक हो गया जी? क्लास समझ आ रही है? आवाज आ रही है? क्लास यस सर। पूछनी है तो बताएं। जी किसी ने कोई बात पूछनी है तो बताएं। नो सर। नो सर। ओके, द इंटरपार्टिकल फोर्सेस in this solid are metallic bonds, as metal have a good tendency to lose their valence electron and change into positively charged metal ions। In the metallic crystal the metal atom occupies the fixed position। ये आपको पता है, नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं कि ये आपका सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है आपके, ये मेटल है, ये सारे के सारे फिक्स्ड पोजीशन के अंदर हैं, लेकिन इसके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो ना वो फ्रीली मूव करते रहते हैं इसके अंदर। यहाँ पे कर्नल आपका जो है ये नेकेड हो जाता है और ये आपका न्यूक्लियस फिक्स पोजीशन के ऊपर रहता है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं तो ये आपके क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक हो गया? ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ये जो फ्रीली आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मेटल के दौरान के दरमियान स्पेसेस में, तो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कहलाएगा।
क्लियर हो गया. बट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू आउट द होल क्रिस्टल एंड फॉर्म द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द क्लोज पैक असेंबली ऑफ मेटल कर्नल. ठीक है, क्योंकि कर्नल होता है जो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को आप खत्म कर देते हैं तो उसके अंदर जो होता है ना वो आपका कर्नल है. यानी कि वैलेंस शेल को निकाल के बाकी आपका कर्नल कहलाता है. पार्ट ऑफ मेटल एटम विदाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन इमर्ज्ड इन द सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. The attractive force between the kernel and mobile valence electron is termed as a metallic bond. Clear हो गया. This is the force which hold the metal ion together. ये आपके पास आ गया. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड. बॉन्डिंग इन मेटालिक सॉलिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं इनके दरमियान. मेटालिक बॉन्ड आर प्रेजेंट इन metallic solid which hold the constituent particle. The metallic bond can be defined as the attractive force between the कर्नल, ये आपका कर्नल है, एंड मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर्नल के और फ्रीली मोबाइल इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी क्या कहलाती है, मेटालिक बॉन्ड. ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स मेटल एटम कैन मेंटेन देयर रेगुलर अरेंजमेंट. कंडक्टिविटी इनकी होगी, अंडरस्टूड है कि इनके अंदर फ्रीली मोबाइल इलेक्ट्रॉन है तो ये इनके अंदर कंडक्टिविटी भी होगी. हार्डनेस एंड मेटालिक क्लस्टर, बिल्कुल इनकी आप कोई भी मेटल है ना तो उसको कट करें तो वो क्या करेगा, मेटालिक क्लस्टर देगा, शाइनिंग उसकी आएगी. हार्डनेस है, किसी भी मेटल को आप देखें तो वो हार्ड होगा. ठीक हो गया. देन आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होता है कि वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर देना. आप कापर ले लेना, कापर मेटल है तो उसको आप क्या करें, उसके ऊपर आप करें वो हैमर करें तो उसको क्या करते हैं आप जो है ना वो उसकी वायर्स बना सकते हैं. मेलेबिलिटी क्या है जी, शीट के अंदर कन्वर्ट करना. मेलेबिलिटी होता है कि शीट बना लेना. डक्टिलिटी वायर के अंदर है तो कोई भी आप मेटल ले लें, ठीक है, उसकी आप शीट बना सकते हैं. When pressure is applied on the metallic solid, they are layers slip over each other, so they can be used for making sheet. This property of metallic solid is called as malleability. Characteristic of metallic solid. ठीक हो गया. ये अभी जो हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी है ये सारी यही है, ये जो जितनी भी हैं ये वाली यही है जो हमने अभी ये जो प्रॉपर्टीज की है ना ये वाली प्रॉपर्टीज यही यहाँ पे ये लिखी हुई है. ठीक हो गया. अच्छा, एक चीज इसके अंदर जो है ना वो ये है कि ये नॉन स्टेचोमेट्रिक भी हो सकते हैं, वो हम देखते हैं. द मेटल एटम, मेटल फॉर्म सॉलिड सोल्यूशन विद ईच अदर कॉल्ड अलाई. अच्छा, ये जो आपके पास घरों में जो डिफरेंट पॉट्स होते हैं ना ये अलाई हैं. अलाई होता है कि सॉलिड सोल्यूशन है डिफरेंट मेटल का, इसके अंदर डिफरेंट कंपोजिशन है. अगर आप हम बात करें ना ये जो है ना स्टिरलिंग सिल्वर, तो स्टिरलिंग सिल्वर जो है ना ये आपका क्या होता है कि इसके अंदर 92.5% जो है वो आपका होता है सिल्वर है, और बाकी जो 7.5 मेरा ख्याल जो बचता है ना वो आपका हो जाता है ये दूसरा ना ये इसमें कापर होता है, मेरा ख्याल कापर है. ठीक है, तो ये अब एक आपका वो 92.5 सिल्वर है एजी जो है, बाकी आपका क्या है उसके अंदर आपका कापर आ गया. तो ये एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है. इसी तरह आप क्या करेंगे, ऑलाइज जो है ना जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आपने बनानी हो या अगेन करनी हो तो आप क्या करें कि उसके अंदर कंपोजिशन चेंज करते जाएं तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप जो है ना वो अलाई की होगी और इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होंगी. ये आपके क्या होते हैं, सॉलिड सोल्यूशन होते हैं. मेटल टेंड टू फॉर्म नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड इन विच द अदर एटम आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिसेस. ये जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि आपका सॉलिड किस तरह होगा. ये मेरा ख्याल है मैंने आपको पिछले क्लास वो पढ़ाया है एमएससी वालों को ना पिछले सेमेस्टर के अंदर. ये अगर आप देखें ना तो ये आपके ना स्पेसिफिक पोजीशन है एटम की, ये है, ये जैसे ये यहाँ पे ये लेयर्स ऑफ एटम है, ये वाले हैं. ठीक हो गया, ये वाले जो है ना. तो अब बास केसेस में आपका ये हो सकता है कि कोई एटम यहाँ पे ट्रैप हो जाए, यहाँ पे इस तरह. बास केसेस में ऐसे हो सकता है कि ये वाला निकल जाए और यहाँ पे कोई और एटम आपका आ जाए.
ठीक हो गया। तो ये दरमियान में ये जो स्पेसेस हैं, यहाँ पे एटम आपके ट्रैप हो जाते हैं। जब ट्रैप हो जाएंगे तो कंपोजिशन आपकी चेंज हो जाती है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये अगर मैं कहता हूँ कि ये वाले जो हैं ये सोडियम के एटम है, मैं यहाँ से 6 सोडियम एटम जो है ये रिमूव करता हूँ, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं क्या करूँ कि 2 जो है ना वो एल्यूमिनियम के एटम जो है ना वो मैं लगा दूँ। अब अगर चार्ज देखा जाए इसका और इसका इक्वल है, लेकिन क्या हुआ कि इसके अंदर जो है ये जो आपका सॉलिड है इसके अंदर 4 कैविटी जो है वो क्रिएट होगी, 4 होल जो है ना वो क्रिएट हो गया और वहां पे कोई और पार्टिकल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिकली तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर होल है, वहां पे कोई और एटम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस केसेस के अंदर जो है ना वो आपके क्या हो जाते हैं, नॉन स्टिचोमेट्रिक हो जाते हैं। यहाँ पे अगर देखें ना तो ये जिंक ऑक्साइड है, ये स्टिचोमेट्रिक है, ये 1:1 की रेशो के साथ है। ये अगर इस साइड पे देखें तो ये आपका क्या है कि 0.0000033 जो है ना इतना जिंक इसमें एक्स्ट्रा लग गया है। इसके साथ ही कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी कि ये ट्रांसपेरेंट था यहाँ पे और इंसुलेटर था, तो ये ऑरेंज और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। क्लियर, कि जहां पे आपकी जो सिंपल मोलर रेशियो नहीं रहेगी, वो जो कंपाउंड आपके होंगे नॉन स्टिचोमेटिक है। ये पूरा टॉपिक है जो आगे हमने पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो मेटल आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये हम सबको पता है। ये आपका आ गया व्हाट इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पिछली स्लाइड है जो मैंने आपको पहले करवा दी है। अब थीरीज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग जो है, अब मेटेलिक बॉन्डिंग की थीरीज जो है, फर्स्ट हम करते हैं डिस्कस जो है ना इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ये वही है आपकी जो मैंने अभी आपको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया है, सेम वही है कि ये देखिए यहाँ पे आके फ्रीली इलेक्ट्रॉन, ये आपका कर्नल है, ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो दूसरी अब आपकी ये जो बॉन्डिंग को मेटेलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है। दूसरी है वेलेंस बॉन्ड अप्रोच। ये आप देखें ना यहाँ पे, ये भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ आप लोगों के साथ। तो ये लिथियम के दरमियान ये बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो बॉन्ड है यहाँ से मैं ब्रेक करूं तो इधर कर दूं और इधर कर दूं, तो ये स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट होगी करेगी। मीन कि ये दरमियान में रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये दोनों एक दूसरे की, ये कैनोनिकल फॉर्म है। थोड़ा सा फर्दर इसको मैं देखूं तो ये पहले तो मैंने ये बॉन्ड यहाँ पे किया था, अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक करूं और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं यहाँ पे ले जाऊं। ठीक है, कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर दे, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये भी तो कर सकता हूँ, मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो जितनी आपको पता है कि उसकी कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा क्या है उसकी स्टेबिलिटी होगी किसी भी कंपाउंड की। ठीक हो गया। तो हम इसको यहाँ से देखते हैं, द स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस would be expected to be relatively small, hence it is assumed that resonance involve ions. For effective stabilization, the metal atom must possess vacant orbital of low energy. Larger the number of such vacant orbital, जब ये जो है ना ये जो आपके greater will be the number of resonating structure and more effective will be the stabilization. Clear हो गया। Thus the contribution of ionic structure considerably strengthen the bond. The characteristic property of metal can be explained on this concept. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी कि ये इस तरह आपकी मेटल एग्जिस्ट करती हैं। Thus, the electrical conductivity of the metal can be explained in the presence of an electric field due to arrangement of positive charge toward cathode and negative charge moving toward anode। ये जो है कि ये इस तरह एग्जिस्ट करके तो ये इधर इधर मूव करेंगे तो इसमें चार्ज जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब आगे आ जाता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, ये है। अब मैं लिथियम की यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि ये आपके पास ना एक लिथियम है और लिथियम के अंदर जो है ना वो आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ना आपके, ये अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इनके 2 ऑर्बिटल है। यहाँ पे मैं ड्रा करके आपको बताता हूँ। ये एक आपका लिथियम है ना, मैं पहले 2s की बात 1s2 की बात कर लेते हैं। तो ये 1s2 है,
तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये आपस में मिले तो ये इस तरह आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। अब इस ये देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं, तो ये सारे का सारा फिल हो गया। क्लियर हो गया कि ये बैंड सारा फिल है, इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये 1s2 की बात की है। अगर मैं 2s1 की जो बात करूं, ये जो आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं, तो इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है। तो ये एक आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और ये जो आपका यह बैंड खाली है। अब मैं एक और इसके साथ लिथियम लेके आऊं, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो क्या होगा कि ये जो ना एक यहाँ पे बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन चले गया। फिर मैं एक और यहाँ पे लेके आऊँ लिथियम, एक और लिथियम लेके आता हूँ, तो क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये आप ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ तक जो है ना ये आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये ऊपर सारे के सारे आपके बैंड जो है ये खाली रहेंगे, ये खाली हैं। तो क्या होगा कि ये इस तरह बैंड बनेगा आपका, ये वाला बैंड बन गया, यहाँ तक ये जो है ना वो पैक है, ये वाला जो खाली हो गया आपका, और ये जो नीचे वाला है ये तो टोटली जो है ना आपका ये क्या हो जाएगा, ये पैक हो जाएगा। ये जो दरमियान में इसकी जगह खाली हो जाएगी। क्लियर? इसको मैं बताता हूँ क्या कहते हैं फिर। तो ये आप देखें कि ये आपका 2s1 है, ये 2s1 है। एक मैंने इस साइड पे जाकर शो किया, उसने दोनों इधर कर दिए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर उसने क्या किया कि एक और 2 और कर दिए लिथियम एटम जो है ना, तो ये इस तरह। तो ये देखें कि ये जितने जितने आते गए हैं वो सारे यहाँ पे मिलते गए, लेकिन ऊपर वाला खाली है। ये 2 लिथियम एटम थे, ये 4 लिथियम एटम आ गए, अल्टीमेट में क्या कहते हैं n लिथियम एटम आ गए। तो क्या होगा कि नीचे वाला ये जो है ना ये पैक हो गया, फिल हो गया, और ऊपर वाला खाली हो गया। क्लियर हो गया? इस तरह फिर आपके पास आ गया। ये जो मैंने आपको बताया कि ये अभी मैंने 1s2 का केस ड्रा किया, यहाँ पे एक लिथियम में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, n नंबर कर दें, तो ये आपका ये पैक हो गया, फुल्ली ऑक्युपाइड 1s ऑर्बिटल आ गया, नॉन कंडक्टिंग बैंड आपके पास आ गया। ये आपका जो 2s के साथ है, ये हाफ फील्ड है और हाफ आपका अनफील्ड है। हाफ फील्ड 2s बैंड कंडक्टिंग बैंड है, ये फॉरबिडन जोन कहलाता है। ये नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया? तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब आप इसको हीट देते हैं तो इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इनके करंट जो है वो पास होता है। तो ये भी आपकी थ्योरी जो है वो मेटेलिक बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रही है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई जी? यहाँ तक आपका ये आ गया। ये अब आप प्रॉपर्टी देख लें, उसके समरी दी हुई है कि ये एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर आयनिक कोवेलेंट मेटालिक सॉलिड है, ये एटम्स हैं, ये कौन कौन से पार्टिकल इसमें हैं, फोर्सेस हैं, प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स इसके अंदर दी हुई हैं। ठीक है? ये भी फर्दर उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कर्नल मैंने आपको बता दिया क्या होता है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब आपको पता है कि लेयर्स ऑफ एटम हैं यहाँ पे, ये है। अब आपने इसके ऊपर एक्सरेज डाली, जब एक्सरे डालेंगे ना तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, ये डिफ्रैक्शन यहाँ पे होगी इसकी। ठीक हो गया? ये इधर से आई एक्सरेज, ये एटम के साथ टकराई और ये यहाँ से डिफ्रैक्ट होगी। इसी तरह दूसरी आई, ये डिफ्रैक्ट होगी। क्लियर हो गया? तो ये व्हेन अ बीम ऑफ एक्सरे फॉल ऑन अ क्रिस्टल प्लेन कंपोज्ड ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ arrange atom or and the x-rays are diffracted, ये diffract हो गई है। if the waves are in phase after refraction, कि ये जो आपकी जो रिफ्लेक्शन के बाद एक फेज के अंदर है ना, the difference in the distance traveled by the two rays path difference must be equal to an integral number of wavelength and lambda हो जाएगा for constructive interference। क्लियर हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कि जब ये एक फेज के अंदर यहाँ पे हो जाएंगी दोनों जो है, तो तब जाके इसको डिटेक्टर भी नोट करेगा। तो इस केस में अब ये जो आपका ना यहाँ पे ये एक जो यहाँ पे कौन सा है, ये है एक्स डब्ल्यू वाई, ये जो XWY, ये जो है एक उसने ट्रायगोनल ले ली है, उसको सॉल्व किया यहाँ पे। तो डिफरेंट पाथ डिफरेंस उसने कहा कि ये n लैम्डा के है, इसके इक्वल होगा W इसके और YZ के इक्वल जो है ना आपका, ये जो आपका ना ये आ गया WY, और दूसरा आपका दूसरी साइड पे YZ जो है ना ये इसके इक्वल हो गया। तो ये और ये जो है ना
क्लियर हो गया पाथ डिफरेंस जो है। इसको अब आप देखें कि ये दोनों एक जितने हैं तो ये 2 के इक्वल हो गया। फिर उसके बाद अगर इसको देखें तो ये जो एंगल आपका ये इसके इक्वल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करें तो ये WY/D, और WY ये D आपका इधर गया तो ये आ गया, और ये चीज़ जो ना आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, ये जो है ये इसका ये जो है n लैम्डा के। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो दिस इक्वेशन, ये जो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये आपकी क्या कहलाती है, ब्रैग इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो है ना इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जो है ना वो इससे करते हैं सॉलिड की आपकी एक्स-रे डिफ्रैक्शन से, और एक्स-रे डिफ्रैक्शन के लिए आपका ब्रैग लॉ ओबे होता है। ब्रैग लॉ का मतलब ये है कि ये जो डिफ्रैक्शन है ना ये होंगी, मेजोरिटी यहाँ से डिफ्रैक्ट होंगी, लेकिन डिफ्रैक्टेड बीम वही डिटेक्टर नोट करेगा जो अकॉर्डिंग टू ब्रैग लॉ होगी। ब्रैग लॉ की ये है आपकी ये इक्वेशन है कि ये उसका एंगल हो, पार्ट डिफरेंस वो डी के इक्वल हो। ठीक हो गया। तो इसमें एन आपका जो है ना वो डिफ्रैक्शन का ऑर्डर है, लैम्डा आपका जो है वेवलेंथ ऑफ द एक्स-रे इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल है, डी डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन दो लेयर्स के दरमियान, एंगल एट विच इंटरफेरेंस अकर, ये जो ना किस एंगल पे आपका इंटरफेरेंस जो है ना वो डिफ्रैक्शन जो है वो हो रही है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका, ये फर्दर अब आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने सारे पॉइंट आपको पढ़ा दिए कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एनामॉर्फस फर्दर यहाँ पे दिए गए, इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ तक जो है ना ये हो गया क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस है। ये इसकी असाइनमेंट आपकी, हैव टू प्रैक्टिस टू कन्वर्ट क्रिस्टल सिस्टम इनटू ईच अदर, have to search summarize different inorganic solid and their structure properties। ये जो ना कन्वर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये आपका ना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आप लोगों ने इसको खुद करना है, ये वाला है। क्लियर हो गया कि ये मैं सारे अभी आपको नोट्स इसके अपलोड कर देता हूँ, तो ये आप लोगों ने ना खुद पढ़ के आना है नेक्स्ट वीक जो है ना। ये आपका BSc की बुक से मैंने लिया हुआ है, इसकी हमें नेक्स्ट इसकी जो है ना वो ज़रूरत है, तो मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोगों ने खुद इसको करना है, ये सारा लेक्चर आपका, ये ब्रेवियस लेटेस्ट ये सारे के सारे BSc की बुक से लिए हुए हैं। तो ये आपने जो ना मिलर इंडिसेस ये यहाँ तक ये सारा आपने करना है। क्लियर हो गया, ये सारा आप लोगों ने कर लेना है। मैं अभी इसको जो ना वो कर देता हूँ पोस्ट आपकी क्लास के अंदर। जी क्लास बताएं आप, इसमें से कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो। जी नो सर। पल्ले भी पढ़ा के बस ऐसे ही बैठे मोबाइल पे गेम खेलते रहे। असद मुराद नो सर, समझ आई है। नहीं सर, ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया। नहीं समझ आई सर क्लियर हो गया सर, कह रहा हूँ कि क्लियर हो गया, और रीड करने से तो बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। चलो ठीक हो गया, ओके जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।